हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सीबीएसई के द्वारा पूछे गए जो सवाल है पिछले 10 सालों के, ठीक है, उसका आज हम लोग पार्ट 3 स्टडी करेंगे, ठीक है। और बच्चों आज हमने इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 to 60 कवर किया है, तो आज हम लोग का ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा 60 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, व्हाट इज अल्कली, गिव एन एग्जांपल, और why do HCl etc show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol glucose do not show acidic character। बच्चों हमसे पूछा जा रहा है अल्कली किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों। तो बच्चों जो भी सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो अल्कली कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, और जैसा कि हम जानते हैं कि HCl जो है एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। आयनाइज होने की वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा पाते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज नहीं होने की वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्कस एन एक्टिविटी। अब हम लोग को इसी प्रश्न को फिर बोल रहा है कि आप एक एक्टिविटी के द्वारा बताइए कि अल्कोहल और ग्लूकोज में, ठीक है ना, हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें एक 250 ml वाला एक बीकर लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें हम 2 नेल को फिक्स कर दे रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक बीकर है, और बीकर में हमने क्या किया है, 2 नेल को फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, कॉर्क की सहायता से। ये नीचे में कॉर्क लगा है और इस कॉर्क पे ये 2 नेल को फिक्स किया गया है, ओके। अब हमें क्या करना है कि नेल को बैटरी 6 वोल्ट के बैटरी से हमें कनेक्ट कर देना। आप देखिए यहाँ पे ये नेल को हमने यहाँ पे 6 वोल्ट के बैटरी से क्या किया है, ये आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद उसमें हमें कुछ एथेनॉल को पुट करना है, ठीक है ना, बीकर में, और स्विच को ऑन कर देना है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग फिर ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ भी क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, the bulb will not glow and the needle of ammeter will not show deflection because glucose and ethanol do not conduct electricity। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमने इसमें बारी बारी से सॉल्यूशन चेंज किया, एक बार हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, एक बार हमने अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, और जैसे ही हमने इसका ऑन किया स्विच ऑन करने के बावजूद भी ये बल्ब में ग्लो नहीं आ रहा है। इससे हम समझेंगे कि इसमें आयन फर्निश नहीं हो रहे हैं। आयन फर्निश नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें करंट नहीं दौड़ रहा है, नहीं दौड़ने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन ले लो, जैसे आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है ना, फिर इसी एक्टिविटी को वापस रिपीट करो, तो आपको देखने को मिलेगा जब आप सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो तो ये बल्ब ग्लो होने लगता है, ठीक है। इसी तरह जब हम सोडियम क्लोराइड तो हमारा एसिडिक बिहेवियर में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पर क्या करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, ठीक है ना, या आप HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। देखो इसमें तो H+ आयन मौजूद है, ठीक है। तो बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्यूशन में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि आयन के फर्निश होने पर क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, बट आयन के फर्निश नहीं होने पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि ग्लूकोज और जो आपने अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया उसमें आपने जैसे स्विच ऑन भी किया तो भी किसी प्रकार का आयन का फर्निश नहीं हुआ, आयन नहीं निकले, जिस वजह से इसमें करंट जो है, ठीक है, इस पूरे पाथ में नहीं दौड़ रहा है, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब नहीं कर रहे इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, अगर हाइड्रोजन आयन नहीं मौजूद है इसका मतलब वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्लूकोज एंड एथेनॉल डू नॉट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज दे डू नॉट गिव H+ आयन, देयरफॉर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दस ग्लूकोज एंड एथेनॉल आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द pH of sample of vegetable soup was found to be 6.5. How is this soup likely to be taste? देखिए यहाँ पे हमने देखा है ना pH स्केल में कि 7 तो न्यूट्रल स्टेट में आता है और 7 से कम आइएगा तो आपको एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और 7 से ज़्यादा pH वैल्यू जब डिस्कस करोगे तो आपको बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6.5 जो कि 7 से नीचे है, अतः हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट होगा थोड़ा स्लाइटली सॉर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीकली एसिड है। ठीक है, क्या है, वीकली एसिडिक कैरेक्टर वाला है। 6.5 जो है वीकली एसिडिक कैरेक्टर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेसिस कॉल अल्कली एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्कलीज। बच्चों जो भी सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो अल्कली कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्कली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडिकेटिंग ए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बच्चों हमसे पूछा जा रहा है क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग रिएक्ट कराते हैं। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, आप जैसा कि देख रहे हो रिएक्शन में। ठीक है ना, आप इसका स्टेट्स भी देखिए, मैंने फिजिकल स्टेट भी यहाँ पे मेंशन किया है। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होगा, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है और NaCl वापस फिर एक्वस फॉर्म में बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद का क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बच्चों हमें लिखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है, तो हम बेस को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। बच्चों ये ही रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लैक्ट लाइम इन 313 केल्विन टेम्परेचर। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड स्टेट टू यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। बच्चों ये जो है स्लैक्ट लाइम के सॉल्यूशन से जब हम क्लोरीन गैस को के फ्लो करा रहे हैं तो बच्चों ब्लीचिंग आपका ये ब्लीचिंग पाउडर आप कह सकते हो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बन रहा है। ब्लीचिंग पाउडर इसका हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं, बैक्टीरिया को मारने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है CaOCl2 बच्चों इसका जो नाम है ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से जब हमने पास कराया 313 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पे तो ब्रिंजक चूर्ण बना। ठीक है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वहीं वाटर को प्यूरिफाई करने में, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में, उसमें से जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ रेड लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बच्चों रेड लिटमस विल चेंज टू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा। ठीक है, किसको, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। तो रेड लिटमस का कलर बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज होके ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है कर्ड इज नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल वाई। तो बच्चों कर्ड और जो होते हैं सॉर सब्सटेंस कंटेन एसिड, कर्ड एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो ब्रास या कॉपर के बर्तनों से रिएक्ट करके उसे फूड को क्या कर सकते हैं, पॉइजनस बना सकते हैं। ठीक है, और पॉइजनस होगा तो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसीलिए हम लोग कर्ड को जो है कॉपर या ब्रास के बर्तनों में नहीं रखते हैं। ठीक है, या कोई भी खट्टे सब्सटेंस को हम लोग कॉपर और ब्रास के बर्तनों में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है नेम द गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन ए डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हाट हैपन व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर गैस। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, और जब इसे आप इसके निकट कोई बर्निंग कैंडल लाइएगा तो वहाँ पे पॉप साउंड सुनाई आपको देगा। ठीक है ना, ओके, तो ये बर्न करेगा, जो गैसेज हैं बर्न करेंगे विद पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर द गैस। अगला प्रश्न है व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन ए सॉल्यूशन हैव ऑन pH स्केल। तो बच्चों H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, pH की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH की वैल्यू
उतनी कम होगी और सोल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द दिज हायर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन 1 MnHCl या 1 MnCH3COH। बच्चों HCl जो है, ठीक है ना, 1 मोलर HCl और यहाँ पे 1 मोलर एसिटिक एसिड है। तो बच्चों HCl जो है एक मिनरल एसिड है और एसिटिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिनरल एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड से काफ़ी पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है इसे। तो स्वाभाविक है H+ आयन का जो कंसनट्रेशन होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है, 1 MnHCl में होगा। अगला प्रश्न है वाई डज 1 MnHCl सॉल्यूशन हैव ए हायर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन देन 1 MnCH3COH सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों? इसलिए ऐसा बच्चों होता है क्योंकि ये HCl है, 1 को आप L कर लोगे, ठीक है। इसलिए बच्चों ऐसा होता है क्योंकि HCl क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में अपना आयन पूरी तरह से क्या करता है, आयनाइज कर देता है, जबकि एसिटिक एसिड जो है अपना आयन पूरी तरह से आयनाइज नहीं करते हैं, ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में। तो जिसके वजह से इसे हम कहेंगे कि यह वीक एसिड माना जाता है, जबकि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड माना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है जिस वजह से इसमें H+ आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है एसिटिक एसिड की अपेक्षा। अगला प्रश्न है विच गैस is generally liberated when a dilute solution of hydrochloric acid react with an active metal। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जब कोई भी एक्टिव मेटल डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो उस दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर को डालोगे तो लिटमस पेपर का जो रेड कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू बेसिक नेचर, ठीक है ना। और व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सबस्टांस एंड डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर, देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सबस्टांस। तो बच्चों द वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ए क्रिस्टलाइन सबस्टांस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है कि कोई क्रिस्टलाइन सबस्टांस के साथ यदि वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं तो इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बोल रहा है टू शो क्रिस्टलाइन साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पे हम लोग काम करेंगे। हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, CuSO4.5H2O लेना है, दैट इज ब्लू विट्रियोल कहते हैं इसे, ठीक है। एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, बर्नर लेना है, कॉर्क है, डिलीवरी ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है और क्लैंप स्टैंड है, ठीक है। अब आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि डिस्क्राइब एक्टिविटी बोला है ना, एक एक्टिविटी करो कि ब्लू कॉपर सल्फेट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए ही हम एक्टिविटी कर रहे हैं। हमें करना क्या है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को लेना है बॉइलिंग ट्यूब में, जो कि एक फिट किया गया है क्लैंप स्टैंड के माध्यम से। अब उसके कलर को हमें क्या कर लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है ना। एंड फिट विद कॉर्क एंड डिलीवरी ट्यूब बेंट एट 2 राइट एंगल विच डीप इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड हीट क्रिस्टल इन द बॉइलिंग ट्यूब। जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये बर्नर है, ठीक है ना, इसमें हमने एक ट्यूब लिया है, ठीक है। इसमें ब्लू विट्रियोल का कुछ हमने क्रिस्टल लिया है और इसको बर्नर की सहायता से क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। हीट करने से आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर वेपर निकल रहा है, ये वाटर वेपर बन रहा है, ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है ना। काफ़ी हीट होगा इसीलिए हमें इसे सेफ्टी के साथ पकड़ना होगा। अगर आप डायरेक्टली हाथ से इसे टच करोगे तो आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 2 ग्राम CuSO4.5H2O बॉइलिंग ट्यूब में लेके रखना है और उसको उस कलर को ऑब्जर्व कर लेना है। फिट इट विद कॉर्क एंड डिलीवरी ट्यूब बेंट एट 2 राइट एंगल deep into a test tube and heat crystal in the boiling tube. Observe vapor being condensed in a test tube. Cool the crystal and add few drop of water. तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि वाटर वेपर गेट कंडेंस इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कलर ऑफ ब्लू क्रिस्टल चेंज इनटू वाइट। ऑन एडिंग वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट चेंज इनटू ब्लू अगेन। समझ में आया कि मैंने बोला यहाँ पे आप हीट करोगे तो ये वाटर क्या होगा, वेपर बन के उठेगा, तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बस फिर से वापस आप ठंडा करोगे तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन पकड़ेगा, वापस ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से अपने ब्लू कलर को रीगेन कर लेगा, ठीक है। जैसे केमिकल
रिएक्शन आप देख रहे हो, ब्लू विट्रियल को हीट किए तो कॉपर सल्फेट बना, वापस फिर से इसे ठंडा करेंगे तो ये फिर से ब्लू विट्रियल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट के विषय में हमसे पूछा जा रहा था कि ब्लू विट्रियल को हीट करोगे तो कौन सा कलर बनेगा, तो वाइट बनेगा, और वापस इसको ठंडा करोगे तो फिर से यह ब्लू विट्रियल का रूप ले लेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों इस क्वेश्चन का, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर लॉस्ट ऑन हीटिंग। तो हमने देखा कि यह ऐसा क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है वाटर का जिसको जब हम हीट कर रहे हैं तो वाटर लॉस्ट हो जा रहा है, और वापस जब ठंडा कर रहे हैं तो ये वाटर इसमें वापस आ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो बच्चों ये कंपाउंड जो होगा प्लास्टर पेरिस होगा, मैंने आपको बताया प्लास्टर पेरिस को हीट करेंगे तो वापस फिर से क्या बनेगा बच्चों, ये आप वापस आप इससे हीट करोगे, जिप्सम को हीट करोगे तो वापस फिर प्लास्टर पेरिस बनेगा। ठीक है, और वापस प्लास्टर पेरिस को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। तो हमसे पूछा है सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो प्लास्टर पेरिस हो जाएगा बच्चों फ्रॉम जिप्सम, क्योंकि जिप्सम को हीट करके हम प्लास्टर पेरिस बनाए हैं। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पे हमने जिप्सम को हीट किया, प्लास्टर पेरिस बनाया। अब बोल रहा है मेंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कंपाउंड, तो प्लास्टर पेरिस का इंपॉर्टेंट यूज अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन यूज जो है प्लास्टर में किया जाता है, जो भी फ्रैक्चर्स बोन है होते हैं, ठीक है ना, एक्सीडेंटल केस में जब आदमी के बोन्स फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लास्टर पेरिस की मदद से उस बोन्स को सही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू लाइम वाटर, एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा। तो देखिए बच्चों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉस्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। सेकेंड है ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा। जब ग्रेनुलेटेड जिंक को कॉस्टिक सोडा के साथ आप NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आप देखो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम लाइम वाटर से के पास करा रहे हैं, ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो आप देखिए आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, और कोवैलेंट कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम देखने को मिलता है। आयनिक कंपाउंड ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं जबकि कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, शुरू में भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये क्वेश्चन। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो गुआवा में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड टेमराइंड में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट डिटेक्टेड द pH ऑफ 4 अननोन सॉल्यूशन ABCD 11, 5, 7 and 2, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों सबसे कम pH 2 है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर वाले होंगे। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, ये भी 5, ये भी एसिडिक नेचर वाले होंगे, लेकिन ये वीक आपका एसिड होंगे, इसके मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाएंगे। ये फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन को दिखा रहा है और ये जो है बेसिक सॉल्यूशन को दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि A इज बेसिक, B इज एसिडिक, C इज न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक ना, C क्या होगा बच्चों, नेचुरल नहीं न्यूट्रल इसे लिखेंगे, और D जो है स्ट्रांगली एसिड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में मैंने आपको सभी बताया। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट लेक्चर वो भी एसिड बेस साल्ट से ही मैं आपके लिए बनाऊंगा, और उसमें पूरे बुक से करीब 80 क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट किया है। ठीक है ना, तो वो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे बच्चों सारे। ठीक है, तो इस तरह से एसिड बेस साल्ट हमारा नेक्स्ट लेक्चर के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है ना, फिर हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे। ओके, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्लास में। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, देखिए आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। ठीक है,
ताकि आपके लिए भी मैं एकदम वीडियो टाइम टाइम पे बना के आपको सेंड करते रहूं, ठीक है ना। यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहूं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।